सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने प्रोग्राम पर, जैसा कि हम प्रतिदिन करते आए हैं। आज के वीडियो में मैं 2 टॉपिक कवर कर रहा हूं। दोनों ही टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण हैं और थोड़े बड़े भी। पहला जो टॉपिक है, इसमें हम बात करेंगे हागिया सोफिया संग्रहालय के विषय में। देखेंगे आखिर हागिया सोफिया संग्रहालय कहाँ पर है, क्यों चर्चा में बना हुआ है। वहीं जो दूसरी खबर है वह एक विचार है। विचार ये है कि एक देश है तो एक वोटर कार्ड होना चाहिए, जिससे कोई भी व्यक्ति जब चुनाव किसी भी राज्य में संपन्न हो, अगर उस राज्य का व्यक्ति कहीं पर भी देश में हो तो वह वहां से क्या कर सके, चुनाव में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सके। इसके लिए जरूरी है कि एक ऐसा वोटर कार्ड जिसकी मान्यता पूरे देश में उसी चुनाव के संदर्भ में हो सके। वोटर कार्ड तो मान्य है, लेकिन क्या होता है कि जब किसी राज्य में चुनाव होता है और अगर आप किसी दूसरे राज्य में हैं तो वह वोटर कार्ड आप यूज नहीं कर पाते हैं चुनाव के पर्पस से। तो दरअसल इसी से जुड़ा हुआ एक पूरा दूसरा टॉपिक है, इसको हम डिस्कस करेंगे, जो कि अभी एक विचार के रूप में है, लेकिन विचार आपको ठीक भी लग सकता है। आइए हम बात करते हैं सबसे पहले अपने पहले टॉपिक पर, जो है हागिया सोफिया संग्रहालय पर। हागिया सोफिया संग्रहालय का जो संबंध है वह है इस्तांबुल से। देखिए, तुर्की का एक आपको मैप दिखाई दे रहा है और तुर्की का यह जो पूरब वाला भाग है यह आता है एशिया के अंतर्गत, और ये जो इस्तांबुल वाला जो भाग है ये आता है यूरोप के अंतर्गत। अर्थात जो तुर्की देश है इसका विस्तार 2 महाद्वीपों में आपको देखने को मिलेगा। तो आपने जो इस्तांबुल देखा, इसी इस्तांबुल में एक इमारत है जिसका नाम है हागिया सोफिया। अब इस इमारत के साथ कभी आपको मस्जिद शब्द जुड़ा हुआ दिखाई देगा, कभी चर्च दिखाई देगा। अर्थात इसको लेकर थोड़ा सा इस समय विवाद चल रहा है, तो इसके लिए हम शब्द यूज करेंगे इमारत, जिससे क्या हो, किस जो भी व्यक्ति जिसको जिस रूप में इसको लेना चाहे ले ले, लेकिन हम इसको ना अभी मस्जिद कहेंगे ना चर्च कहेंगे। देखेंगे पहले पूरा घटनाक्रम क्या है, फिर आप डिसाइड करिएगा कि यह क्या होना चाहिए, और फिर देखेंगे आखिर वहां की सरकार क्या चाह रही है और वहां का न्यायालय क्या चाह रहा है। ये देखिए, इसी इमारत का एक आप इमेज देख सकते हैं, कितना खूबसूरत है, कितना यह भव्य है। इसी का एक और यह आप देखिए इमेज देख सकते हैं, और ये देखिए बीच में गुंबद है और चारों तरफ इसकी 6 मीनारें हैं। और यही जो पूरा इमारत है, ये इसी को संग्रहालय कहा जाए या फिर जो है कि इसी को जो है कि मस्जिद कहा जाए, यही पूरा विवाद है। लेकिन इससे पहले इसका बैकग्राउंड समझिए, वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तुर्की के इस्तांबुल में एक भव्य संरचना वाली इमारत हागिया सोफिया संग्रहालय है। अर्थात इसको अभी सरकार के रूप में देखें, अर्थात जो वहाँ के डॉक्यूमेंट्स है उसमें संग्रहालय लिखा हुआ है। हागिया सोफिया का मतलब यह जो होता है कि पवित्र विवेक। पवित्र विवेक का तात्पर्य यह है कि एक ऐसा स्थान है जहाँ पर व्यक्ति अपनी बुराइयों और वासनाओं से ऊपर उठता है। अब बुराइयों और वासनाओं से ऊपर उठने वाले स्थान को हम या तो चर्च के रूप में जानते हैं, या मस्जिद के रूप में जानते हैं, मंदिर के रूप में जानते हैं। अर्थात जो भी धर्म है अपने हिसाब से उनके जो भी धार्मिक महत्व वाले स्थान उसके रूप में देखते हैं। हालांकि एक विचार आप ये भी कह सकते हैं कि हमारे जो है कि बुराइयों वासनाओं से ऊपर उठने के लिए हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं, हम अपने अंदर से भी उसको दूर कर सकते हैं। लेकिन खैर, कुल मिलाकर यह जो हागिया सोफिया, इसका मतलब क्या है, पवित्र विवेक होता है। अर्थात इस हागिया सोफिया का जो नाम ऐसे स्थान के लिए रखा गया है जहां पर आपका विवेक क्या होता है, शुद्ध होता है। इस संग्रहालय अर्थात इमारत के मध्य में एक बड़ा गुंबद है तथा इसके चारों ओर 6 मीनारें हैं। यह भव्य इमारत जो है कि बास्फोरस जल संधि के किनारे पर है। बास्फोरस जल संधि एशिया और यूरोप की सीमा तय करती है। मैंने दिखाया जैसे ना इस्तांबुल वाला क्षेत्र, इस जल संधि के पूरब की तरफ वाला जो भाग है तुर्की का, वो एशिया में, और जो पश्चिम वाला भाग है वो यूरोप में आता है। चूंकि इस्तांबुल जो है कि क्या है, पश्चिम में है, तो वो भी यूरोप के अंतर्गत आता है। इसलिए इस संग्रहालय का की जो लोकेशन है वो एशिया और यूरोप के एक मध्य भाग में है। इसके कारण दोनों ही महाद्वीपों में इसको प्रसिद्धि मिली हुई है। लगभग 1500 वर्ष पुरानी यह इमारत यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल के रूप में सूचीबद्ध है। जो है कि यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल के रूप में सूचीबद्ध होने का मतलब है कि इसको अंतर्राष्ट्रीय रूप से काफी ख्याति प्राप्त है।
प्राचीन समय में, अब देखिए इसका मैं बैकग्राउंड बता रहा हूँ। प्राचीन समय में जो इस्तांबुल मैंने आपको दिखाया, इस्तांबुल को कॉन्स्टेंटिनोपोल या फिर कुस्तुनतुनिया के रूप में जाना जाता था। अर्थात जिसको आज हम इस्तांबुल बोल रहे हैं उसको कॉन्स्टेंटिनोपोल या कुस्तुनतुनिया के नाम से पुकारा जाता था प्राचीन समय में। बात है 530 ईस्वी के लगभग। यह जो क्षेत्र था यहाँ पर एक साम्राज्य का शासन था और वो साम्राज्य था बाइजेंटाइन। और बाइजेंटाइन साम्राज्य का जो शासक थे इस समय 530 ईस्वी के समय, वह थे जस्टिनियन। तो ये जो जस्टिनियन राजा थे जो कि बाइजेंटाइन साम्राज्य के शासक थे, इन्होंने डिसीजन लिया, इन्होंने यह कहा कि यहाँ पर क्या किया जाएगा, एक भव्य चर्च अर्थात गिरजाघर बनाया जाएगा। और इसका जो है कि 532 ईस्वी में इसका निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया गया। किसके द्वारा किया जा रहा है, देखिए यह किया जा रहा है जस्टिनियन के द्वारा। और वो किसके शासक हैं, बाइजेंटाइन साम्राज्य की। ये जितने चीज़ें मैं रिपीट कर रहा हूँ ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उतनी ही इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए। तो 532 ईस्वी में इसका निर्माण कार्य क्या हुआ, प्रारंभ हुआ। इसे बनाने के लिए उस समय के सबसे प्रतिष्ठित कारीगरों को बुलाया गया और सबसे उन्नत किस्म की जो निर्माण सामग्री उस समय मिल सकती थी उसका प्रयोग किया। लगभग 5 वर्ष में ये गिरजाघर बनकर अर्थात चर्च बनकर 537 ईस्वी में पूरा हुआ। तो कुल मिलाकर इसको बनाया किसने, जस्टिनियन ने। और किस रूप में बनाया, चर्च के रूप में, गिरजा घर के रूप में। इसकी भव्यता ने जस्टिनियन की समृद्धि और प्रतिष्ठा को पूरे एशिया और यूरोप में क्या किया, फैलाया। इसके बाद कुछ समय बाद ही जो है ऑर्थोडॉक्स ईसाईयत का महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। ये जो ईसाईयत की एक जो है कि शाखा है, एक परंपरा है, जो अपने ही विचारों, अपनी ही रूढ़ियों को मानते हैं, अपने हिसाब से जीवन को देखते हैं। तो इनके जो ऑर्थोडॉक्स ईसाईयत का एक समूह है, इनके लिए महत्वपूर्ण केंद्र बन गया कौन सा, ये जो चर्च बनाया गया। निर्माण के बाद लगभग 900 साल तक ऑर्थोडॉक्स ईसाईयत का यह जो है आपका महत्वपूर्ण केंद्र बना रहा, कौन सा, हागिया सोफिया। और उस समय क्या था, यह चर्च के रूप में था। लेकिन क्या होता है, 1453 में ऑटोमन साम्राज्य के सुल्तान महमद द्वितीय ने कुस्तुनतुनिया अर्थात जो इस्तांबुल था, अब जिसको हम कह रहे हैं, मैंने बताया उसको प्राचीन समय में क्या कहते थे, तो कुस्तुनतुनिया। तो कुस्तुनतुनिया पर क्या किया, सुल्तान महमद द्वितीय ने कब्जा कर लिया। और कब्जा करके जो है कुस्तुनतुनिया का नाम बदलकर क्या कर दिया, इस्तांबुल कर दिया। तो जो आप हम इस्तांबुल नाम सुनते हैं उसका संबंध किससे, ऑटोमन साम्राज्य के। सुल्तान महमद ने जिन्होंने कब्जा किया, आदेश दिया कि हागिया सोफिया की मरम्मत की जाए और उसे एक मस्जिद के रूप में कन्वर्ट कर दिया जाए। अर्थात चर्च को क्या कर दिया जाए, मस्जिद के रूप में कन्वर्ट कर दिया जाए। इस्लामी वास्तुकारों ने ईसाईयत की ज़्यादातर जो भी निशानियां थीं, जो चर्च की जो निशानियां थीं, अधिकांश को तोड़ दिया या फिर उनके ऊपर प्लास्टर की परत चढ़ा दी। जैसे देखें ना, व्हाइट कलर का जो पदार्थ होता है प्लास्टर, उसकी परत चढ़ा दी जिससे ईसाईयत की चीज़ें उसमें छुप जाए। और साथ ही साथ 6 मीनारों का निर्माण किया गया। अर्थात जब चर्च बना था तो उसमें 6 मीनारें नहीं थी, वो चर्च के रूप में बना था, लेकिन इसको पूरे जो है कि मुस्लिम समुदाय का जो धर्म स्थल है उसके रूप में प्रतिष्ठित करने के लिए 6 मीनारों का भी क्या कर दिया, निर्माण कर दिया। पहले से ही इसमें जब ये बन गया तो पहले जुमे में सुल्तान खुद इसमें क्या हुए, शामिल हुए। और यहीं से ऑटोमन साम्राज्य को सल्तनत ए उस्मानिया भी कहा जाने लगा। अर्थात सल्तनत ए उस्मानिया का मतलब है कि जो यहाँ पे शासन करेगा वो सल्तनत ए उस्मानिया कहा जाएगा। लेकिन ये जो ऑटोमन साम्राज्य है बहुत लंबा नहीं चल पाया। कारण ये है कि जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो ऑटोमन साम्राज्य को बुरी तरह से यहाँ पर हार का सामना करना पड़ा। अब हार का सामना जब करना पड़ा तो जो ऑटोमन साम्राज्य है इसी के अधीन क्या था, यह आपका इस्तांबुल था, कुस्तुनतुनिया था, तो और बाकी भी इसका बहुत ज़्यादा विस्तार था। तो पूरा जो ऑटोमन साम्राज्य है वो प्रथम विश्व युद्ध में क्या होगा, बिखर गया। और जब वो बिखर गया अर्थात वो हार गया तो जो विजेता समूह थे जिसमें ब्रिटेन भी शामिल था, इन सभी देशों ने मिलकर जो ऑटोमन साम्राज्य के कुछ कुछ हिस्सों पर क्या कर लिया, अपने बीच में विभाजित कर लिया। और इसी ध्वस्त ऑटोमन साम्राज्य की नींव पर खड़ा हुआ वर्तमान तुर्की। दरअसल वर्तमान तुर्की जो बना हुआ है इसके संस्थापक माने जाते हैं मुस्तफा कमाल अतातुर्क। तो जो इसके जो संस्थापक हैं मुस्तफा कमाल अतातुर्क, जब ये क्या करते हैं
अपनी सत्ता पर आते हैं तो इनका जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में तुर्की को बनाना है। इसीलिए इन्होंने क्या किया, 1930 के दशक में इन्होंने कई परिवर्तन किए तुर्की के अंदर। इसी में एक निर्णय इन्होंने यह लिया कि हागिया सोफिया मस्जिद को एक संग्रहालय में परिवर्तित कर दिया जाए जो सभी धर्मों के लिए समान समान महत्व का क्या रखे, प्रतीक रखे। अर्थात इन्होंने ये कहा कि हम किसी भी धर्म को ज़्यादा तवज्जो नहीं देंगे, हमारा प्रयास ये होगा कि जब मानवता है, इंसानियत है, तो उसको सभी को बराबर नज़र से देखना चाहिए। इन्होंने कहा कि अगर हम इसको क्या करते हैं, चर्च बनाते हैं तो भी दिक्कत है, अगर इसको मस्जिद बनाए रखते हैं तो भी दिक्कत है। इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं जो ईसाई समुदाय के लोग हैं उनकी भावनाएं आहत होती। इन्होंने कहा कि इसको हम क्या करेंगे, म्यूजियम बनाएंगे। वर्ष 1935 में एक कदम आगे बढ़ाते हुए इन्होंने कहा कि जो हमने म्यूजियम बनाया है, जो संग्रहालय बनाया है, उसको अब आम जनता के लिए खोला जा रहा है। अर्थात जनता उसको जाकर देख सकती थी, लेकिन वो देख सकती थी, वहाँ पर किसी भी धर्म के लिए इबादत करने की बात वहाँ पर नहीं थी। तुर्की के जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं रेसेप एर्दोगन तैयब, अपनी राजनीति में अब हागिया सोफिया के मुद्दे का वो प्रयोग कर रहे हैं। दरअसल तुर्की का एक राष्ट्रवादी तबका पहले से ही इसे मस्जिद बनाने की मांग कर रहा है। अर्थात देखिए, समय कब था, जब 1930 के दशक में डिसीजन लिए गए, लेकिन अब कब आ गया है, लगभग 90 वर्ष बीत चुके हैं, 2020 का समय चल रहा है। तो इसी समय जो यहाँ के राष्ट्रपति हैं रेसेप एर्दोगन तैयब, इन्होंने क्या किया है, जो हागिया सोफिया है इसको लेकर राजनीति प्रारंभ कर दी। और इस राजनीति के पीछे का आधार यह है कि यहाँ पे बहुत बड़ा एक राष्ट्रवादी समूह यह था जो ये कह रहा था कि ये जिसको हमने म्यूजियम बनाया है इसको मस्जिद बनाया जाए। लेकिन खुद यही राष्ट्रपति एर्दोगन ने इसका विरोध किया था। लेकिन हुआ क्या है, कुछ समय पहले इस्तांबुल के नगर पालिका चुनाव में जो है कि इनको हार मिली है, और जब हार मिली है तो इनको लगा है कि जनता अब इनके हाथ से बाहर जा रही है। इसलिए अब इन्होंने क्या किया है कि धार्मिक चीज़ों को अपने राष्ट्रवाद के एजेंडे में शामिल कर दिया है, और इन्होंने कहा है कि जो है कि संग्रहालय को म्यूजियम बनाया जाएगा। अर्थात अपना जो टर्न है बिल्कुल उन्होंने यू टर्न ले लिया है। उन्होंने कहा है कि जिस चीज़ का वो पहले विरोध करते थे, अब उन्होंने कहा है कि हम इसको क्या कहें, म्यूजियम से हम क्या करेंगे, इसको मस्जिद के रूप में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ तक कि जो है कि इन्होंने ये भी कहा है कि जो हागिया सोफिया को एक संग्रहालय बनाने का जो विचार था, जो आइडिया दिया गया था, वो बहुत बड़ी गलती हमसे हुई थी, अर्थात हमारे देश से हुई थी, और इसको पलटा जाना चाहिए। उन्होंने अभी कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू में ये कहा था कि अब हागिया सोफिया को संग्रहालय नहीं मस्जिद कहा जाएगा। और आगे उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग हागिया सोफिया में आते हैं, अब वो हागिया सोफिया मस्जिद का दौरा करेंगे, ना कि संग्रहालय का। अर्थात अगर आप कोई भी व्यक्ति वहाँ जाता है तो यह मान के ना जाए कि वो संग्रहालय में जा रहा है, वो मस्जिद में जा रहा है। अब जब इन्होंने ऐसा कहा तो वहाँ के जो धर्मनिरपेक्ष लोग हैं उन्होंने इसका विरोध प्रारंभ किया। विवाद के बाद ही जो है कि ये बात पहुंचा कोर्ट में। कोर्ट ने इस पर लगभग अपनी पूरी सुनवाई पूरी कर ली है, और लगभग 2 हफ्ते बाद इसका निर्णय आ सकता है कि इसको मस्जिद के रूप में कन्वर्ट किया जाएगा या फिर यह म्यूजियम ही बना रहेगा। लेकिन मैंने आपको बता दिया बना किस रूप में था, ये चर्च के रूप में था, और फिर उसको क्या किया गया, मस्जिद बनाया गया। फिर जो है कि यहाँ पर जब शासक हुए 1930 में, तो उन्होंने क्या किया, यहाँ के जो पूरी संरचना है उसको धर्मनिरपेक्ष बनाने के लिए क्या कर दिया, म्यूजियम के रूप में कन्वर्ट कर दिया। अब देखिए इसमें एक नया एंगल ये है कि ग्रीस, चूंकि वो क्या है, रोमन साम्राज्य के द्वारा बनाया गया था, बाइजेंटियन साम्राज्य जो रोमन साम्राज्य का एक हिस्सा था, तो वहाँ पे ग्रीस के लोगों ने इस फैसले का क्या किया, विरोध किया है, और कहा है कि यह जो चर्च था वो ऑर्थोडॉक्स ईसाईयत को मानने वाले लोगों के लिए प्रमुख केंद्र है, इसलिए तुर्की का यह कदम धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला है। इसी के साथ ग्रीस ने यह भी कहा है कि यूनेस्को के नियमों का उल्लंघन है, यूनेस्को के नियमों के ही तहत ही तो इसको क्या किया गया, विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है, और जब विश्व धरोहर सूची में इसको शामिल किया गया है तो इसकी जो स्टेटस है उसमें परिवर्तन नहीं करना चाहिए, यह इन्होंने कहा है। अमेरिका के जो विदेश मंत्री हैं माइक पोम्पियो, उन्होंने कहा है कि यह इस इमारत की स्थिति में बदलाव ठीक नहीं है, क्योंकि अलग अलग धार्मिक आस्थाओं के बीच यह एक पुल का काम करता है, सबको लेकर यह जो है कि म्यूजियम के रूप में साथ चलता है, तो इसके स्टेटस को परिवर्तित ना किया जाए। हालांकि राजनीति है, इसमें कई चीजें आती रहती हैं, जाती रहती है। देखने आने वाला समय जब यहाँ की जो सुप्रीम कोर्ट है उसका जब निर्णय आएगा कि इसको म्यूजियम ही रखा जाए या फिर मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया जाए, तो मैं आपको अपडेट करा दूंगा। आइए हम बात करते हैं अपने एक विचार पर, और मेरा विचार नहीं है, आज के हिंदू एडिटोरियल का
ये विचार है एक देश एक वोटर कार्ड का विचार। भारत एक लोकतांत्रिक देश है जिसमें सभी शक्तियों का स्रोत भारतीय नागरिकों को बनाया गया है। प्रस्तावना की जो लाइन है हम भारत के लोग, तो इसका मतलब क्या है कि सत्ता संचालन की संपूर्ण जिम्मेदारी किसको दिया गया है? हम भारत के लोगों को दिया गया है, हमको दिया गया है, आपको दिया गया है, सबको दिया गया है, जो हम यहाँ के क्या है नागरिक है। भारतीय जनता जो है कि क्या है, भारतीय जनता ने संसदीय व्यवस्था का पालन किया है, अर्थात हम क्या करते हैं कि अपने प्रतिनिधियों को चुनकर संसद और विधानसभा में भेजते हैं और यह प्रतिनिधि क्या करते हैं, हमारे लिए शासन व्यवस्था के नियम और कायदे कानून बनाते हैं। हम जो इन प्रतिनिधियों को चुनते हैं, इसके लिए हमने जो चुनाव प्रणाली भारत में अपनाई है वो बहुत ही दिलचस्प है और साथ ही साथ बहुत बड़ी जनसंख्या इसमें अपना जो है कि क्या करती है, मतों की भागीदारी सुनिश्चित करती है। इस साल के नवंबर में बिहार विधानसभा में चुनाव होना है, तो साथ ही साथ मध्य प्रदेश की 24 विधानसभा सीटों और गुजरात की 8 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। अर्थात बिहार में क्या है, चुनाव है, और मध्य प्रदेश और जो है कि आपके गुजरात में क्या है, उपचुनाव है। स्वाभाविक है, चुनाव हो या उपचुनाव, जनता तो क्या करेगी, वोट उसको करना है। पूरे देश में इस समय कोरोना का तेजी से प्रसार हो रहा है, उसका फैलाव हो रहा है, तो ऐसे में एक चुनौती है कि आखिर चुनाव कैसे कराया जाए। इसी चुनौती के संदर्भ में चुनाव आयोग ने ये विकल्प यह निकाला है कि जो 65 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति हैं या जो कोरोना संक्रमित लोग हैं या जिन लोगों को होम क्वारंटाइन किया गया है, उन लोगों के लिए कहा गया है कि वह अगर चुनाव होते हैं अभी, तो वो क्या कर सकते हैं, अपने वोट पोस्टल बैलेट के माध्यम से डाल सकेंगे। अर्थात अगर वो घर से बाहर नहीं जा रहे हैं तो उनका जो मत है वह बर्बाद नहीं होगा। वह क्या कर सकते हैं, पोस्टल बैलेट के माध्यम से जो है कि अपनी मतदान की जो अधिकार है उसका यूज कर सकते हैं। पोस्टल बैलेट दरअसल एक फॉर्म के रूप में होता है जिस पर मतदान करके डाक के माध्यम से हम भेज सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप जिस पर नोट्स बनाते हैं, ऐसा एक पेज होगा जिस पर सभी राजनीतिक दलों के मोहर वगैरह लगे होंगे और उस मतलब चिन्ह बने होंगे। आप उसमें से कोई भी ऑप्ट करके आप अपना पोस्टल बैलेट जो है कि लिफाफे में बंद करके भेज सकते हैं और यह उसी तरह से मान्य होगा जिस तरह से आप जाकर मशीन के माध्यम से करते हैं। दरअसल जो पोस्टल बैलेट का जो विचार है इसमें ये पहले से हमारे यहाँ चला जा रहा है। इसमें उन लोगों को शामिल किया जाता है जो किसी विशेष कारण से मतदान में शामिल होने में सक्षम नहीं होते हैं। अर्थात जो लोग सक्षम नहीं हैं वो जिनको लिए कुछ छूट दी गई है वही लोग क्या करते हैं, पोस्टल बैलेट से मतदान कर सकते हैं। यह सुविधा ऐसे लोगों को मिलती है जो किसी निर्दिष्ट अर्थात स्पेसिफाइड सेवा में कार्यरत हों, और यह स्पेसिफाइड सेवा कौन सी होगी ये भारत सरकार डिसाइड करेगी, या फिर वो दिव्यांग हों या फिर वो वरिष्ठ नागरिक हों। अर्थात वर्तमान समय में अगर भारत सरकार किसी सर्विस को स्पेसिफाइड घोषित करती है और उस कहती है कि इनके लिए क्या होगा, बैलेट पेपर जो है कि मान्य है, तो वह व्यक्ति क्या कर सकते हैं, बैलेट पेपर के माध्यम से मतदान में शामिल हो सकते हैं। या कोई व्यक्ति जो दिव्यांग है, लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, कोई व्यक्ति ऐसा कह दे कि हम दिव्यांग हैं, हमको पोस्टल बैलेट से मतदान करना, तब नहीं माना जाएगा। दिव्यांग है तो आपके वोटर कार्ड में लिखा होना चाहिए। या फिर कोई वरिष्ठ नागरिक है अर्थात जिनकी उम्र 80 साल से ज़्यादा है, तो 80 साल का मतलब ये नहीं कि कोई व्यक्ति कह दे कि हम भी वरिष्ठ नागरिक है, नहीं। जब आपकी उम्र दिखाएगा वोटर आईडी कार्ड के हिसाब से कि आप 80 साल की एज को क्रॉस कर चुके हैं, तभी आपको ये लाभ मिलेगा। तो कुल मिलाकर दिव्यांगजन हो, वरिष्ठजन हो, उन्हीं लोगों को क्या है इसका लाभ मिलता है, या जो स्पेसिफाइड सर्विस में होते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ देखिए, इसमें कहीं भी एक बहुत बड़ा तबका जो कि क्या है माइग्रेंट्स लेबर का है वो इसमें शामिल नहीं है। चुनाव आयोग ने इस प्रयास के माध्यम से वोटिंग में सहूलियत तो दे दी है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि ये जो तैयारी है, जो छूट दी गई है, इससे बहुत कुछ नहीं हो पाएगा। कारण यह है कि 65 साल से ऊपर के जो लोग हैं वह भारत में कितने शिक्षित हैं, जो पोस्टल बैलेट है उनकी जो है कि उस पर जो पारदर्शिता है, उनके जो रख रखाव है वो कितना जो है कि पारदर्शी है। साथ ही साथ बाकी जो 65 साल से कम उम्र के लोग हैं वह तो क्या होंगे, मतदान केंद्र पर जाएंगे। मतदान केंद्र पर जाएंगे तो वहाँ पे भीड़ लगेगी। तो इन सब चीज़ों को कैसे किया जाए, और इसमें सबसे बड़ी जो बात है कि कहीं ना कहीं प्रवासी मजदूरों की जो समस्या है वो हमारे लिए गंभीर नहीं है। भारत में बड़ी एक आबादी जो है कि यहाँ प्रवास करती है, और ऐसे लोगों की जो प्रवासी लोग हैं भारत में, ऐसे लोगों की संख्या 14 करोड़ है। अर्थात ये 14 करोड़ लोग वे हैं जो प्रवास करते हैं, और जब क्या होता है, जब चुनाव इनके राज्य में होता है तो इसमें
उसमें भाग नहीं ले पाते। ये जो प्रवासी मजदूर हैं, जहाँ पर ये प्रवास करके आए हैं, मान लीजिए कोई बिहार का व्यक्ति है, दिल्ली महाराष्ट्र में आया, तो ना तो दिल्ली महाराष्ट्र के राजनीतिक लोग इन मजदूरों का ख्याल रखेंगे और ना बिहार की सरकार या जिन राज्यों से आए उनका। कारण ये है कि जब किसी भी व्यक्ति का राजनीतिक दल महत्व तभी देते हैं, उनका ख्याल तभी रखते हैं जब वो वोट बैंक के रूप में कन्वर्ट हो सकते हो या उनके वोट का माध्यम बन सकते हो। अभी जो प्रवासी लोग हैं, चूंकि इनको पता है कि मतदान करने जाएंगे नहीं, इसलिए इनका कोई ख्याल नहीं रखता। इसलिए समय की जरूरत यह है कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे प्रवासी मजदूर भी वोट में शामिल हो सकें। हमारे यहाँ लगभग 91 करोड़ जो है कि रजिस्टर्ड मतदाता हैं। ध्यान दीजिएगा, 91 करोड़ के लगभग रजिस्टर्ड मतदाता हैं। इसमें से वर्ष 2019 के चुनाव में सिर्फ 67.4% लोगों ने ही क्या है, चुनाव में हिस्सा लिया। इसी में एक सर्वे आया है, नेशनल स्टडी सर्वे। यह कहता है कि 10% लोग ऐसे हैं जो राजनीति में कोई रुचि नहीं रखते, इस कारण वह मतदान में भाग नहीं करते। लेकिन लगभग 20 करोड़ मतदाता ऐसे हैं जो चाहकर भी इसमें शामिल नहीं हो पाते, और इन 20 करोड़ लोगों में से सबसे बड़ी जो संख्या है वह है प्रवासी मजदूरों की। अर्थात जब उनके गृह राज्य में क्या हो रहा होता है, चुनाव हो रहा होता है, तो वह इतना उनके पास पैसा नहीं होता, समय नहीं होता कि वो जाकर चुनाव में क्या कर सकें, अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकें। तो इसी में एक विचार आया है कि जब हम एक देश एक राशन कार्ड अपना सकते हैं, तो एक देश एक वोटर आईडी क्यों नहीं अपना सकते। दरअसल अब इसको अपनाने के लिए, करने के लिए क्या है कि जो वर्तमान में जो वोटर आईडी कार्ड है वो सभी जिलों के, जैसे मान लीजिए आप जिस जिले के हैं, आपके वोटर आईडी की सभी सूचनाएं आपके कहाँ पे, जिला कलेक्टर ऑफिस में कलेक्ट है, वहां पर रखी हुई हैं, वहीं से आपको वोटर कार्ड जो है कि डिस्पैच किया गया। तो कुल मिलाकर कहा यह जा रहा है कि इस समय जो सभी जिले हैं उनके डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के ऑफिस का जो नेटवर्क है पूरे देश का जुड़ा हुआ है। तो जुड़ा हुआ है का मतलब है कि डेटा का ट्रांसफर कर सकते हैं। मान लीजिए हम एक जिला पटना का एग्जाम्पल लेते हैं, और पटना जो जिला में जो लोग रहते हैं, जो वहाँ के क्या है मतदाता हैं, अगर वो व्यक्ति दिल्ली में है तो दिल्ली के में भी अगर क्या किया जाए, पटना में जब चुनाव हो रहे हों या बिहार में जब चुनाव हो रहे हों, तो व्यक्ति जो दिल्ली में है वह क्या करे, अपना दिल्ली में ही उसके लिए कोई ऐसी व्यवस्था बना दिया जाए कि वह क्या करे, मतदान में शामिल हो सके। ये जरूरी है कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग ना बनाया जाए, बल्कि पूरे जिले के लेवल पर एक बना दिया जाए। मान लो बिहार में हो रहा है, और बिहार में जब चुनाव हो रहा है तो बिहार के 10 जिलों से कुछ लोग दिल्ली में हैं या कहीं दूसरे, तो वहां पर जिन जिलों में वो रह रहे हैं उन कुछ जिलों में क्या कर दिया जाए, मतदान केंद्र बना दिया जाए, और वहां पर डेटा क्या किया जाए, जो भी बिहार के जिले हैं जहां के मजदूर हैं वहां के ऑफिस से डेटा मिला लिया जाए, यहां पर मैच करके उनसे क्या किया जाए, वोटिंग करवा लिया जाए। तो कहा यह जा रहा है कि जो प्रवासी मजदूर हैं, अगर हम क्या करेंगे, उनके वोटों को भी हम यूज कर पाएंगे तो हमारा वोट परसेंटेज बढ़ेगा। वोट परसेंटेज बढ़ेगा तो इससे क्या होगा, सरकार पर जो है कि सरकार को चुनने में अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित हो सके। अधिक भागीदारी सुनिश्चित होने का मतलब क्या है कि लोकतंत्र का मजबूत होना। तो कहा यह जा रहा है कि अभी कोई नया कार्ड जो है कि इशू करने की जरूरत नहीं है। पहले के जो कार्ड हैं उनके डेटा को आपको शेयर करना है। फिर से मैं अपने ऊपर एग्जाम्पल लेता हूं। मान लीजिए मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं और जो है कि इसी समय उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं, लेकिन मैं इस समय दिल्ली में फंसा हुआ हूं। तो दिल्ली में यह हो सकता है कि मेरे जैसे बहुत से लोग उत्तर प्रदेश के दिल्ली में हो, दिल्ली में एक सेंटर बना दिया जाए और वहां से क्या किया, यूपी के जो डेटा हैं उनको मंगा के रख लिया जाए। मैं वहां पर अपना वोटर कार्ड लेकर जाऊं, मुझे वहां पर चेक किया जाए, वेरीफाई किया जाए, अगर मैं सही व्यक्ति हूं तो मुझे क्या किया जाए, वोटिंग दिया जाए, का राइट्स दिया जाए। और इस तरह से क्या होगा कि हम एक वोटर कार्ड को ही दूसरे राज्य में भी यूज कर पाए। ठीक यही प्रक्रिया पूरे देश में लागू कर दी जाए तो इससे क्या होगा, एक वोटर कार्ड का जो पूरे देश का कॉन्सेप्ट है वो साकार हो पाएगा। इसमें थोड़ी सी कुछ जटिलताएं भी हैं, ऐसा नहीं है कि जटिलता नहीं है, इसमें जटिलता भी है, लेकिन भारत की जो आईटी के क्षेत्र में जो क्षमता है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा कठिन प्रतीत नहीं होता। तो यह तो था आपका वन नेशन वन वोटर आईडी का विचार। इसी के साथ एक विचार जो है कि डिजिटल वोटिंग का भी आ रहा है। डिजिटल वोटिंग का जो विचार दिया गया है बिहार के उप मुख्यमंत्री
सुशील कुमार मोदी ने दिया है। इनका ये कहना है कि जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हम क्या कर सकते हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से, डिजिटल माध्यमों से वोटिंग हम करवा सकते हैं। हालांकि इस विचार को लगभग सभी दलों ने नकार दिया। कारण यह है कि हमारे यहाँ साइबर सिक्योरिटी बहुत अच्छी नहीं है, उसमें भी ये चुनाव और मतदान तो बहुत कठिन प्रक्रिया होती है, तो इसमें काफ़ी दिक्कत हो सकती है। इसी के साथ एक और विचार इस समय बहुत चर्चा में चल रहा है, वह है सितंबर 2019 में गृह मंत्री अमित शाह ने एक देश एक पहचान पत्र की बात की थी। उनका कहना था कि हम ऐसा एक पहचान पत्र बना सकते हैं जिसमें हमारा आधार हो, पासपोर्ट की सूचना हो, बैंक खाते हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, वोटर कार्ड हो, अर्थात आपको सभी चीज़ें लेकर कैरी करने की जरूरत नहीं है, एक कार्ड आप रखिए, उसी से सभी चीज़ें क्या हो जाए। तो अब देखिए, जब पूरे देश में हम ऐसा पहचान पत्र बना सकते हैं तो कहा यह जा रहा है कि क्यों नहीं हम ऐसा करते कि अपने वोटर कार्ड को पूरे राष्ट्रीय रूप में यूज करने का कोई हम मैकेनिज्म बना लेते हैं, और ये बहुत कठिन नहीं है। जैसा कि देखिए इसमें कहा जा रहा है कि एक ऐसा पहचान पत्र हम बनाएं जिसमें आधार, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, बैंक खाते सभी की सूचना हो। उससे तो कहीं ना कहीं क्या है, आसानी है। इसके लिए क्या करना होगा, एक पूरा राष्ट्रीय पहचान जो अमित शाह जी कह रहे हैं, इसको बनवाने के लिए तो पूरी जनता को एक बार लाइन में खड़ा होना ही पड़ेगा। तो इससे अच्छा ये है कि हम वोटर कार्ड के जो अभी प्रक्रिया है, उसका स्वरूप है, उसमें थोड़ा सा परिवर्तन कर दें और पूरे सभी राज्यों में इसको क्या कर दें, वैलिड कर दें। तो इससे क्या हो सकता है, ये चीज़ें हो सकती हैं। तो कुल मिलाकर यह था कि वन नेशन वन वोटर ID का यह विचार। आई होप आप पूरे टॉपिक को समझ पाए होंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।